गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 धातु और अधातु की स्टडी कर रहे हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप देख पा रहे होंगे। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 मिश्र धातुओं के नाम संगठन में उपयोग दीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं? धातु एवं उनकी मिश्र धातु के गुणों में प्रमुख भिन्नता क्या है? तो देखिए, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में, क्या बात हो रही है यहाँ पर, निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, है ना। सपोज़ कीजिए, अगर हमें कोई मिश्र धातु बनानी है, जैसे हम तांबा बना लेते हैं या पीतल बना लेते हैं, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इन मिश्र धातुओं के भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। सपोज़ हमने ए और बी यूज़ करके एक अनदर सी धातु बन जाती है ना। हम 2 धातुओं के प्रयोग से एक नई धातु बना रहे हैं, तो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बने हुए प्रोडक्ट से, यानी बने हुए मिश्र धातु की प्रॉपर्टी से क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। ये मतलब इक्वल नहीं होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं, उदाहरण के लिए मिश्र धातु पीतल की अगर बात करें, हम बात करें तो ये किससे मिलके बनी होती है? मिश्र धातु पीतल, जिसमें 2 भाग तांबा, 2 भाग क्या होता है? तांबा होता है ना। 2 भाग होता है तांबा, ठीक है। वह 1 भाग जस्ता होता है। 1 भाग होता है क्या? जस्ता, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? पीतल बनता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के बनता है पीतल। तो 2 भाग हम ले रहे हैं इसमें, तांबा और 1 भाग जस्ता। तांबा व जस्ता की उपेक्षा अधिक कैड़ा होता है। जो तांबा होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है कंपैरेटिवली जस्ता यानी जिंक। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त की जा सकती है। अगर हमें सॉफ्ट वाली मिश्र धातु बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? पहले दोनों धातुओं को गर्म करो, गर्म करने के बाद उनको धीरे धीरे ठंडा करो, ठंडा करके जो हमारी मिश्र धातु बनेगी वो नरम होगी, सॉफ्ट होगी। यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है तो वो कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है, यानी कठोर हो जाती हैं, भंगुर होती हैं। तो इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया कराने का गुण, चमक, रंग, मूल्य आदि क्या होते हैं? बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुएं, उनकी संरचना तथा संगठन तथा मुख्य उपयोग निम्नलिखित सारणी में दे रखे हैं। आप ये सारणी देख पा रहे होंगे। इसमें नंबर 1 दे रखा है, इसमें नंबर 1 है पीतल और नंबर 2 है जर्मन सिल्वर। तो जो पीतल है उसमें कॉपर होता है लगभग 70% और जिंक कितना होता है? 30%। और ये उपयोग किस में किया जाता है? तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन बनाने में किया जाता है। अगर जर्मन सिल्वर की बात करें, इसमें कॉपर होता है 50%, जिंक होता है 35% और निकिल होता है 15%। और ये बर्तन और मूर्तियाँ बनाने के काम में आता है। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण देकर जस्ता व कार्बोनेट अयस्क से धातु के निष्कर्षण का वर्णन करना है। धातु के निष्कर्षण का वर्णन हम ऊपर भी कर चुके हैं। तो देखिए, इसमें धातु मुख्यतः प्रकृति में अयस्क के रूप में पाई जाती है। देखिए, कोई भी धातु है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, वो अयस्क के साथ ही पाई जाती है, ठीक है, जिससे हम धातु का सांद्रण करते हैं और इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं मेटल प्यूरिफिकेशन। कार्बोनेट एवं सल्फेट के संयुक्त रूप में, है ना। तो जस्ता के कार्बोनेट अयस्क के धातु का निष्कर्षण करेंगे। धातुओं के उनके कार्बोनेट अयस्क से निष्कर्षण करके धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए धातुओं को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं। देखिए, इसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। इसमें एटमॉस्फेरिक एयर हम नहीं ले रहे हैं, जिसे निस्तापन कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रोसेस होता है निस्तापन, है ना, उसमें हम वायु का यूज़ नहीं करते हैं, नेक्स्ट है, निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों को धातु अयस्क में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित नमी और वाष्पशील अशुद्धियाँ भी ऊष्मा द्वारा हट जाती हैं। जब हम निस्तापन करेंगे तो क्या होगा?
जो नमी हो, जैसे मॉइस्चर होता है या वाष्प अशुद्धियाँ होती हैं, वो कैसी हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि उसको हीट दी जाती है, वायु उसमें होती नहीं है ना। अर्थात इस विधि में गर्म करने से अयस्क में उपस्थित नमी और वाष्प अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। देखो यहाँ पर आप ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं अगर, तो इसमें ZnCO3 दे रखा है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये ZnO और CO2 में रिलीज हो जाएगा, है ना। CO2 गैस निकल जाएगी और ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार प्राप्त अयस्क में अपचायक पदार्थ जैसे एंथ्रासाइट, कोक एवं उचित गालक मिलाकर इसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ये जो ZnO यहाँ से हमें मिला है ना, ये वाला जो ZnO हमें यहाँ से मिला है, इसको हम क्या करेंगे, कार्बन से रिएक्शन करवाएंगे, है ना। कॉक वगैरह यहाँ दे रखा है जिस तरीके से, तो ये जिंक और CO में रिलीज हो जाएगा। यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और हमें क्या मिल गया, जो हमें चाहिए था, जिंक, है ना। जिंक ही तो चाहिए था हमें जिंक मेटल चाहिए, वो हमें यहाँ से मिल जाती है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। सेकेंड हम आते हैं इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ। फर्स्ट इज विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखिए रासायनिक श्रेणी जो है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में बता चुकी हूँ, जिसमें टॉप पर कौन से होते हैं, टॉप पर होती हैं रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, है ना। और हाइड्रोजन हमने मिड माना है, और हाइड्रोजन से नीचे आएंगे तो जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है, ऊपर मोर होती है। तो पोटेशियम, सोडियम हमारी क्या होती हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये कंपैरेटिवली। अगर हम हाइड्रोजन से नीचे आएँ, जैसे कॉपर होता है, सिल्वर होता है ना, और हमारा गोल्ड होता है, तो ये सब कैसे होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती हैं, है ना। तथा श्रेणी में धातु का स्थान जितना जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, उसकी अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अम्ल क्या होते हैं, जो ईजिली हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। और ईजिली हाइड्रोजन को रिमूव कौन करेगा, जो उनके साथ क्रिया करेंगे। तो यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव धातुएं हैं वो ऊपर हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम व कैल्शियम हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अतः ये दोनों ही अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, परंतु सोडियम अधिक शीघ्रता से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। क्यों? क्योंकि वो उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है भाई, इसलिए। और नीचे वाले करते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। देखो कॉपर क्यों नहीं करेगा, कॉपर क्यों नहीं करता, क्योंकि कॉपर का जो स्थान है वो हाइड्रोजन से नीचे है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें आप बस अगर ये चीज़ समझ गए, जो हाइड्रोजन है उससे नीचे कॉपर आता है, और मैंने ये कहा है कि अगर हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे तो जो हमारी धातु, जो हमारे एलिमेंट्स है ना, वो क्या होंगे, कम क्रियाशील होंगे, कम क्रियाशील, ठीक है, कम क्रियाशील होंगे। यहाँ आएगा नहीं, मैं इतना लिख देती हूँ। और अगर ऊपर जाएंगे तो अधिक क्रियाशील होंगे, अधिक। समझ गए इतनी बात आप? हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे तो अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन से नीचे आएंगे तो कम है। और जिसमें आपको पता है कि जो हमारा कॉपर है उसका स्थान कहाँ है, नीचे है हाइड्रोजन से। तो देखो इसमें ये लिखा है, हम जानते हैं कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, अतः कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। सिंपल है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। या फिर क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालते हैं। देखिए सिंपल है, सिंपल बहुत ज़्यादा। इसमें ये कह रहे हैं जो कॉपर है हमने इसको AgNO3 के सॉल्यूशन में डाला, अब होगा क्या होगा, ये जो Ag है वो तो नीचे बैठ जाएगी, है ना, NO3 बनेगा और कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। यानी जो कॉपर है रिप्लेस कर रहा है किसको, Ag को। और आपको पता है ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, और विस्थापन क्यों हो रहा है, जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव है Ag के, है ना। देखो दोनों ही, अब कहेंगे मैम दोनों तो नीचे आ रहे हैं हाइड्रोजन से, दोनों हाइड्रोजन से नीचे है, पहले कॉपर है और उससे नीचे गोल्ड है, वो सॉरी उससे नीचे सिल्वर है। अब देखो अगर नीचे आएंगे तो ये कम रिएक्टिव है, ठीक है। और अगर इससे ऊपर कौन सी धातु है, इससे ऊपर धातु है कॉपर। यानी अगर इन दोनों की बात करें, मैं आपको यहाँ बताती हूँ एक बार, अगर हम बात करें कॉपर और
सिल्वर की। तो इनमें रिएक्टिव कौन है? कॉपर, क्योंकि जो कॉपर है वो Ag से ऊपर है, जो ऊपर होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, सिंपल। तो यहाँ देख पा रहे होंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। तो श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः यह Ag अणु 3 से क्रिया कर निम्नलिखित क्रिया देगा, मैं आपको समझा चुकी हूँ। और इसी प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ये क्यूप्रिक आयन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क के धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। या ये ऐसे भी आ सकता है, जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सिंपल है, ये भी देखिए, इसमें कहा है सांद्रित जिंक ब्लेड अयस्क का कितने डिग्री पर? 927 डिग्री पर वायु की उपस्थिति में, यानी वायु भी लेनी है, परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है? जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेड जिंक सल्फेट व जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखो, ये जिंक सल्फाइड लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इतने डिग्री टेम्परेचर दिया, तो ZnO जिंक ऑक्साइड बन रहा है और SO2 गैस बन रही है। उसके बाद इस जिंक सल्फाइड को दोबारा उठाकर यहाँ रखो, फिर इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, फिर दोबारा हीट करो तो जिंक सल्फेट बनेगा। फिर इस जिंक सल्फेट को उठा के यहाँ रखो, फिर दोबारा से हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ZnO बनेगा, SO2 बनेगा और O2 बनेगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ग्लांस अयस्क से किस प्रकार तांबा विलगित किया जाता है? तांबा किस तरीके से विलगित कर सकते हैं? तो देखो, कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है Cu2S को वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लांस से क्रिया करके धातु कॉपर देता है। देखो, ये कॉपर ग्लांस है, इसको हमने रिएक्शन कराई, हमें क्या मिला? हमें मिला ये Cu2O कॉपर ऑक्साइड और SO2 गैस। अब इस Cu2O को दोबारा उठा के यहाँ रखो, फिर इसकी कॉपर ग्लांस से रिएक्शन करो तो Cu मिलेगा और SO2 मिलेगा। छुट्टी, हमें क्या चाहिए? हमें कॉपर तो चाहिए। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी आप इतना समझिए। ओके, थैंक यू।